होटल में आते ही मैंने कमरा अंदर से बंद कर दिया। सबसे पहले अपने ब्रीफ केस को खोलकर अपनी तमाम चीज़ों को चेक किया। अगरचे अभी तक किसी को भी मुझ पर शक नहीं पड़ा था, मगर मैं मोहतात हो गया। ब्रीफ केस को किसी ने हाथ नहीं लगाया था। तमाम चीज़ें और ख़ास तौर पर मेरा रिवॉल्वर वैसे ही पड़ा था। मैंने रिवॉल्वर खोलकर देखा, चैम्बर में गोलियां भरी हुई थी। साइलेंसर भी चमड़े लिफाफे में मौजूद था। मैं इस रिवॉल्वर को किसी जगह छुपा देना चाहता था। अगरचे इसका इम्कान बज़ाहिर नहीं था, लेकिन सौराष्ट्र का शायद सबसे ख़तरनाक, तजुर्बेकार, इंतहाई ज़ीरक इंटेलिजेंस ऑफिसर मिस्टर VM व्यास मेरे साथ। ऐसे इंटेलिजेंस ऑफिसर अपने करीब तरीन साथी पर भी भरोसा नहीं करते। इनके वसाइल भी बड़े वसी होते हैं। अगर इसके दिल में कोई ख्याल आ जाता है तो वो किसी भी वक्त मेरी अदम मौजूदगी में मेरे कमरे की तलाशी ले सकता है। इस काम के लिए इसे सिर्फ अपना खुफिया कार्ड ही दिखाने की ज़रूरत है और पांडिचेरी की मिलिट्री पुलिस तक इसके साथ हो जाती। अब सवाल ये था कि रिवॉल्वर को कहाँ छुपाऊँ, क्योंकि वही एक ऐसी चीज़ थी जो काबिल एतराज़ हो सकती थी। मेरे पास इस रिवॉल्वर का लाइसेंस नहीं था। मिस्टर व्यास को शक पड़ सकता था कि मैं जो हेडक्वार्टर का इतना जिम्मेदार अफसर हूँ, तो मैंने अभी तक रिवॉल्वर का लाइसेंस क्यों नहीं बनवाया। मैंने इस वक्त ऐसा किया कि ब्रीफ केस में से रिवॉल्वर निकालकर साइलेंसर वाले चमड़े के छोटे थैले में रखकर पलंग के गद्दे के नीचे सिरहाने की जानिब छुपा दिया। मेरा जहन अनगिनत वसवसों से निमटने की कोशिश में मसरूफ़ था। अगर गोताखोरों को समंदर के नीचे से रेड बॉक्स मिल जाता है तो क्या होगा? मुझे इस सूरत में क्या करना होगा? अगर किसी वजह से रेड बॉक्स को उड़ा लाने में कामयाब रहते हैं तो मेरी मौत यकीनी थी। इसे मैं बारूद से भी नहीं उड़ा सकता था। मेरा जहन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा था। दरवाजे की घंटी बजी। मैंने आवाज़ देकर पूछा, कौन है? किसी ने ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर हाथ मारने शुरू कर दिए। फिर एक औरत की घबराई हुई आवाज़ आई जो तमिल ज़ुबान में कह रही थी, दरवाज़ा खोल दो प्लीज़, दरवाज़ा खोल। मैंने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। एक नौजवान साड़ी पोश लड़की बाहर कॉरिडोर में खड़ी थी। दरवाज़ा खुलते ही वो लपक कर अंदर आ गई और हाथ जोड़कर बोली, प्लीज़ भगवान के लिए मेरी मदद करो। वो मुझे ज़बरदस्ती अगवा करना चाहता है। मैं कॉलेज की प्रोफेसर हूँ। वो लोग गुंडे हैं, मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। मुझे इनसे बचा लो। वो सख्त बौखलाई हुई थी। इसकी शक्ल बता रही थी कि वो एक शरीफ खातून है। इतने में बाहर से किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। लड़की ने होंठों पर हाथ रखकर घबराहट में कहा, वो आ गए। मैंने हाथ के इशारे से इसे गुसल खाने में जाने को कहा और दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा। कॉरिडोर में 3 तंग पतलूनों वाले गुंडा टाइप आदमी खड़े मुझे घूर रहे थे। क्या बात है, कौन हो तुम? मैंने बड़ी रौब से पूछा। इनमें से एक आदमी ने, जिसकी नाक पर जख्म का निशान था, कहा, वो अंदर गई है। इसने हमारी रकम चुरा ली है। हम इसे पुलिस के हवाले करना चाहते हैं। मैंने पहले उन्हें पंजाबी में गाली दी, फिर तमिल ज़ुबान में डांट कर कहा, बकवास बंद करो। वो मेरी बीवी है। अगर ज़्यादा बात की तो अभी पुलिस को फ़ोन कर दूंगा। इस लड़की ने सच कहा था कि ये गुंडे इसे आवारा लड़की समझकर होटल में इसके पीछे लग गए थे। बीवी का सुनते ही वो खामोशी से वापस चले गए, मगर नाक पर जख्म के निशान वाला गुंडा मुड़ मुड़ कर यूं मुझे तक रहा था जैसे इसे यकीन न आया हो कि लड़की मेरी बीवी है। मैंने दरवाज़ा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी और अपना सर दरवाजे से लगाकर इत्मीनान का लंबा सांस लिया। ये एक नई मुसीबत आ गई थी। मैंने कमरे में देखा, लड़की गुसल खाने के बाहर दरवाजे के साथ लगी खड़ी थी। मैंने इसे तसल्ली दी, वो लोग चले गए हैं, अब तुम जा सकती हो। लड़की ने हाथ जोड़ दिए और गिड़गिड़ा कर बोली, भगवान के लिए मुझे थोड़ी देर यहाँ रह लेने दो। वो लोग होटल के बाहर ही होंगे, मुझे अगवा कर लेंगे। मैंने कहा, आखिर वो तुम्हारे पीछे क्यों लगे हैं? तुम रात के वक्त इस होटल में क्या लेने आई थी? लड़की ने सादा मगर दिलकश फूलदार साड़ी पहन रखी थी। माथे पर सुर्ख बिंदिया थी। जोड़े में मद्रास की औरतों के रिवाज के मुताबिक रजनीगंधा के फूलों का सफेद गजरा था। रंग मद्रासी औरतों की तरह ब्राउन था। हाथ में स्याह रंग का परस था। वो पलंग की पेटी पर बैठ गई। माथे से बाल पीछे हटाकर बोली, वेलोपुरम से मेरी एक लेक्चरर सहेली को अपने खामन के साथ यहाँ आना था। इसने मुझे कॉलेज में फ़ोन किया कि वो इस होटल में शाम को पहुँच जाएगी। वो मेरी बचपन की सहेली है। इसका नाम गुरजवाली है। मैं इससे मिलने चली गई। यहाँ आकर मालूम हुआ कि वो नहीं आई। मैं होटल से निकल रही थी कि ये गुंडे मेरी तरफ बढ़े। एक ने शोर मचा दिया कि मैंने इसकी रकम चुरा ली है। ये लोग औरतों को फंसाने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। अखबार में ऐसी खबरें भी आती रहती हैं। मैं डर कर होटल के अंदर दौड़ी। ये मेरे पीछे दौड़े। मैं ऊपर कॉरिडोर में आ गई। पहला कमरा आपका था। मैंने इसको खटखटाया। आगे जो कुछ हुआ आपको मालूम है। मैं आपकी धन्यवादी हूँ। भगवान आपका भला करे। आपने मुझे इन गुंडों से बचा लिया। फिर वो चेहरा हथेलियों में छुपाकर सिसकियाँ भरने लगी। वो पलंग पर जहाँ बैठी थी, मेरा रिवॉल्वर वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। मैंने इसे तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा, अब वो वापस अपने घर जा सकती है। इसने चेहरा ऊपर उठाकर आंसुओं भरी आंखों से मेरी तरफ देखा और बोली, भगवान के लिए मुझ पर रहम करें, मुझे अभी अपने कमरे से ना निकालें। क्या आप मुझे मेरे होटल तक नहीं छोड़ाएंगे? मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी।
मैंने कहा गुंडे तो अब भी बाहर होंगे, हो सकता है वो फिर शोर मचा दें। वो लड़की कुछ शर्माते हुए बोली, आपने इनके आगे मुझे अपनी पत्नी कहा है, अब इनको जुर्रत नहीं होगी। मैं खुद भी इस लड़की से पीछा छुड़ाना चाहता था। मैंने इसे कहा, तुम ज़रा गुसल खाने में जाओ, मैं अपनी कमीज़ बदलना चाहता हूँ। वो छोटे से रुमाल से अपने आंसू पूछती हुई गुसल खाने में चली गई। मैंने जल्दी से गुदेले के नीचे हाथ डालकर रिवॉल्वर और चमड़े की थैली निकालकर अपनी पतलून की जेब में रखी। ब्रीफ केस में से दूसरी बुशर्ट निकाल कर पहनी और लड़की को आवाज़ दी। वो बाहर आ गई। मैंने कहा, तुमने अपना नाम नहीं बताया मुझे। वो ज़रा सा मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम रत्नावली है। खूबसूरत नाम है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे हॉस्टल छोड़ाता हूँ। वो मेरे साथ कमरे से निकलकर कॉरिडोर में आ गई। मैंने कमरे को ताला लगाया और इसे बड़े एतमाद से अपने साथ चलने की हिदायत की। अब इसी तरह मेरे साथ चलना जैसे मैं तुम्हारा पति देव हूँ। इसने शर्मा कर गर्दन झुका ली। वो दौड़ दौड़ कर मेरे पहलू में लगी चल रही थी। सीढ़ियाँ उतर कर हम लॉबी में आए। वहाँ दूसरे लोग ज़रूर थे, मगर वो गुंडे कहीं दिखाई न दिए। मैंने आहिस्ता से रत्नावली को कहा, देख लो, गुंडे मेरे डर से भाग गए। इसने कोई जवाब न दिया। वो सख्त खौफजदा थी और मेरे साथ लगकर चल रही थी। होटल के बाहर बहुत सी खाली टैक्सियाँ खड़ी थी। मैंने इसे एक टैक्सी में बिठाया, खुद इसके साथ बैठ गया। रत्नावली ने ड्राइवर से कहा, आदि शंकर मार्ग चलो। जब टैक्सी होटल से काफ़ी दूर निकल आई तो रत्नावली ने सुख का सांस लिया। मेरी तरफ एक नज़र देखा और आहिस्ता से पूछा, तुमने अपना नाम नहीं बताया, तुम मुझे साउथ के नहीं लगते। मैंने कहा, मैं दिल्ली से आया हूँ, एक ज़रूरी काम है। मेरा नाम जगदीश चंद्र है। पांडिचेरी की एक कुशादा सड़क पर दोनों तरफ बत्तियाँ रोशन थी। रक्शे और टैक्सियाँ और दूसरी गाड़ियाँ गुजर रही थी। टैक्सी आदि शंकर मार्ग पर पहुंची तो रत्नावली ने ड्राइवर को बाएं जानिब गली में जाने को कहा। एक छोटी सी लाइन थी जिसके दोनों जानिब कोठरियां थी। इसने एक कुशादा लॉन वाली कोठरी के गेट पर टैक्सी रुकवा ली। ये हमारा हॉस्टल है, वैसे हम 3-4 लड़कियां ही यहाँ रहती हैं। हमने बाहर अपना चौकीदार रखा हुआ है। मैंने इजाज़त चाही तो वो हाथ जोड़कर बोली, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप एक प्याली कॉफ़ी पी लें। रिवॉल्वर वाली थैली मेरी जेब में थी। मैंने पतलून में हाथ डालकर इसे संभाल रखा था। मैंने माजरत चाही तो वो बड़ी आजी से बोली, भगवान के लिए मेरा दिल ना तोड़े, एक प्याली कॉफ़ी पीने में क्या हो जाएगा, ये मेरी खुशी का मामला है, प्लीज़। मैं इसकी मासूमाना इसरार के आगे बेबस हो गया, इनकार न कर सका। वो मुझे अपने साथ लेकर हॉस्टल में दाखिल हो गई। इसका कमरा कोने वाला था, छोटा सा कमरा था, दीवार के साथ पलंग जिस पर मच्छरदानी लगी थी, एक गोल मेज़, 2 कुर्सियाँ और छोटा सा बाथरूम। किचन यहाँ रहने वाली लड़कियों का मुश्तरका था। सिंघार मेज़ के नीचे 2 चमड़े की टैची केस पड़े थे। रत्नावली ने मुझे अपनी तीनों सहेलियों से मिलाया। ये सब मद्रास की रहने वाली थी और पांडिचेरी में पढ़ाई करती थी या नौकरी करती थी। मैंने अपने बारे में बताया कि दिल्ली से कारोबार के सिलसिले में पांडिचेरी आया हूँ, कुछ दिनों बाद वापस चला जाऊँगा। इन लड़कियों ने रत्नावली को गुंडों से बचाने के लिए मेरा बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। कॉफ़ी हम सब ने मिलकर पी। वो मुझे खाना भी खिलाना चाहती थी, मगर मैंने ये कहकर जान छुड़ाई कि मैं खाना खाकर आया हूँ, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये लोग मिर्चें सालन में बहुत डालते हैं। होटल में तो मैंने ये कहकर कम मिर्चों वाली दाल पकवाई थी। पतलून की जेब से मैंने हाथ निकाल लिया था। रिवॉल्वर की थैली की वजह से वहाँ से जेब थोड़ी सी उभर आई थी। एक लड़की ने मजाक करते हुए पूछ ही लिया कि मैंने अपनी जेब में क्या खरगोश छुपा रखा है। मैंने ये कहकर टाल दिया कि रुमाल है और कुछ नहीं। काफ़ी पीने की थोड़ी देर बाद लड़कियाँ अपने अपने कमरों में चली गई। रत्नावली किसी काम से थोड़ी देर के लिए इन लड़कियों के साथ गई तो मैंने कमरे का भरपूर जायज़ा लिया। अचानक जहन में ख्याल पैदा हुआ, ये गुमनाम लड़की का कमरा था। इस कमरे से मैं फ़ायदा उठा सकता था। इस शहर में मुझे इस वक्त एक ऐसी जगह की ज़रूरत थी कि जो गुमनाम हो और जिसकी तरफ मेरे साथ काम करने वालों का कभी ध्यान भी न जा सके। मैं इस कमरे से क्या काम ले सकता था, ये खुद मुझे भी मालूम नहीं था, मगर बहरहाल मैं जिस मुश्किल में फंसने वाला था, इस ज़मन में मुझे किसी भी वक्त एक ऐसी जगह की ज़रूरत पड़ सकती थी जो कम से कम जेटी ऑफिसर और शिवराष्ट्र के इंटेलिजेंस ऑफिसर के वहमो गुमान में भी ना हो। सबसे पहली ज़रूरत अपनी रिवॉल्वर को छुपाने की थी। मैंने उठकर खिड़की में से दूसरी तरफ देखा। दूसरी जानिब कोठी का छोटा सा बाग था, जहाँ बिजली की रोशनी में केले और नारियल के दरख्तों के झुंड साथ साथ उगे हुए थे नजर आते थे। दीवार के साथ साथ लकड़ी के बड़े बड़े गमलों में पाम के झाड़ लगे हुए थे। रिवॉल्वर छुपाने के लिए ये जगह बड़ी मौजूद थी। फिर सोचा कि मालूम नहीं कि माली इनकी देखभाल करने आता है तो कहीं इसकी गोडी भी ना करता हो। मैं ये सोच ही रहा था कि रत्नावली कमरे में दाखिल हुई। इसने साड़ी बदलकर शब-ख्वाबी का लिबास पहन रखा था। लंबे बालों की लिट आगे करके इसे गूंद रखी थी। मुस्कुराकर बोली, अच्छा लगा आपको बाग मिस्टर जगदीश चंद्र। मैंने पलट कर रत्नावली को देखा। खुले बालों में वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो मुस्कुरा रही थी और इसके दांत नारियल जैसे सफ़ेद थे। मैंने कहा, हाँ तुम्हारे कमरे के बाहर बाग बड़ा खूबसूरत है। अच्छा अब मैं चलता हूँ, फिर कब आएंगे? आएंगे ना। वो दरवाजे की एक तरफ खड़ी थी। ज़रूर आऊँगा रत्नावली, ज़रूर आऊँगा। मैंने आहिस्ता से इसके कंधे पर हाथ रखा और फिर नमस्कार करके कमरे से निकला है। वो कमरे के बाहर सीढ़ियों पर खड़ी मुझे जाता देख रही थी। इसका पता मुझे इस वक्त लगा जब मैंने गेट से निकलते हुए पलट कर देखा
इसने दूर ही से हाथ जोड़कर मुझे नमस्कार किया। मैंने भी हाथ जोड़कर नमस्कार किया। गेट पर खड़ा चौकीदार सर खुजाने लगा। मैंने सड़क पर आकर टैक्सी पकड़ी और होटल की तरफ चल दी। होटल की दूसरी मंजिल के कॉरिडोर में से गुजरते हुए मेरी निगाह प्लास्टिक के चौकोर बड़े गमलों पर पड़ी, जो थोड़े थोड़े फासले पर कॉरिडोर में दीवार के साथ रखे हुए थे और इनमें ट्रॉपिकल झाड़ियाँ लगी थी। मैं अपने कमरे में आ गया। दरवाज़ा बंद करके जेब से रिवॉल्वर और साइलेंसर वाली थैली निकालकर सिंगार में इसकी दराज में रख दी। खाना मंगवा कर खाया। सिगरेट सुलगा कर कमरे में टहलने लगा। टेलीफोन तपाई पर पलंग के पास ही रखा था। किसी भी वक्त दिल्ली या पांडिचेरी के रेस्ट हाउस से टेलीफोन आ सकता था। अगरचे एटमी आबदोज का रेड बक्स मेरी सबसे बड़ी परेशानी थी, जिसकी बरामदगी पर मेरी ज़िंदगी और मौत का इन्हिसार था। मगर इस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र अपने रिवॉल्वर को किसी ऐसी जगह छुपाने की थी जहां किसी की निगाह न पड़ सके और मैं जब चाहूँ इसे वहाँ से निकाल लूँ। जगह का इंतखाब मैंने कर लिया था। अब मैं इसके इंतज़ार में था कि रात ज़्यादा गुजर जाए और कॉरिडोर में किसी के आने जाने वाले का इम्कान बाकी न रहे। मैं पलंग पर लेट कर देर तक सिगरेट फूंकता रहा। फिर मैंने उठकर कपड़े तब्दील किए, अखबार उठाकर पढ़ने लगा। एटमी आबदोज की तबाही की खबर को यूं ब्लैकआउट किया गया था कि किसी अखबार में इसकी कोई खबर नहीं छपी थी। अगरचे पांडिचेरी के लोगों को इल्म हो गया था कि खाड़ी में लंगर अंदाज किसी जहाज़ में बम फटा है, जिससे जहाज़ बिल्कुल तबाह हो गया है। जब रात का 1 बज गया तो मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर बाहर कॉरिडोर में झांका। कॉरिडोर वीरान पड़ा था। मैंने सिंगार में इसकी दराज में से रिवॉल्वर वाली थैली निकाली और खामोशी से कमरे से निकलकर कॉरिडोर में आ गया। वो कमरे छोड़कर पाम का लकड़ी का गमला दीवार के साथ लगा था। मैं इसके पास जाकर इधर उधर टहलने लगा। जब देखा कि वहाँ कोई नहीं आएगा तो जल्दी से गमले को पीछे की जानिब से ऊपर उठाया और इसके नीचे रिवॉल्वर वाली थैली रखकर गमला वापस अपनी जगह पर रख दिया। गमला काफ़ी वजनी था और लगता था कि इसे कोई जगह से नहीं हिलाता। इसमें पानी की जगह शायद कोई केमिकल डाला जाता था। गमले के नीचे खिला सा रखा था, जिसकी वजह से गमला ठीक बैठ गया था। मैं तेज़ तेज़ कदमों से चलकर अपने कमरे में आ गया। ये गमला मेरे कमरे से 2 कमरे छोड़कर था। अब अगर तलाशी को आकर रिवॉल्वर बरामद भी हो जाता तो कम से कम मैं इससे बरीउज़िमा हो सकता था। फिर मैं सो गया। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो गया। नाश्ता नीचे डाइनिंग हॉल में आकर किया और फिर 7:30 बजे बंदरगाह वाले ऑफिस पहुंच गया। जेटी ऑफिसर वहां पहुंच चुका था। मिस्टर व्यास ने मुझे अपने यहाँ नाश्ते की दावत ज़रूर दी थी, मगर मैं इससे ज़्यादा दूर रहना चाहता था। 8 बजे वो भी आ गया। इसने बादामी रंग का ठंडा सूट पहन रखा था। कहने लगा, सुबह सुबह मद्रास से फ़ोन आ गया है कि गोताखोर ठीक 9 बजे पहुंच जाएंगे। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मुझे फांसी पर लटकाने वाले जल्लाद आ रहे हैं। मैंने अभी तक अपने बचाव के लिए कुछ नहीं किया था। मैं कर भी क्या सकता था? अगर फ़र्ज़ करें कि गोताखोर समंदर की तह से रेड बक्स निकाल लाते हैं तो मैं वो बक्स इनसे किस तरह छीन सकता था? अब तो मैंने अपने आप को हालात के हवाले कर दिया था और अहद कर लिया था कि जो होगा देखा जाएगा। गोताखोरों में ज़्यादातर मरहटा थे। 2 गोताखोर केराला के रहने वाले थे। ये लोग साहिल समंदर पर रहने की वजह से पैदाइशी गोताखोर होते हैं। ये सब के सब इंडियन नेवी के आदमी थे। इनके साथ 2 नेवल ऑफिसर भी आए थे और 1 रूसी भी था। मालूम हुआ कि ये रूसी बहरिया की इंटेलिजेंस का आदमी है और वहाँ इनका मुशीर बनकर साथ आया है। यह हुकूमत हिंद और रूस की तरफ से वहाँ भेजा गया था ताकि अपनी निगरानी में काम करवाए और सूरत हाल पर कड़ी निगाह रखे। इसका नाम वेजी था। मैं चारों तरफ से घेरे में ले लिया गया था और मेरे इर्द गिर्द घेरा तंग होता जा रहा था। ठीक 10 बजे गोताखोरों ने अपना काम शुरू कर दिया। हम लोग क्रेन वाले ट्रॉयलर पर कुर्सियां डाले बैठे थे। गोताखोर 2-2, 3-3 की टोलियों में बारी बारी समंदर में उतरते, नीचे कुछ मिनट तक तलाशी का काम जारी रखते और फिर ऊपर आ जाते। ये मुहिम 3 घंटे तक जारी रही, मगर समंदर के नीचे से सिवाय आबदोज के टूटे फूटे टुकड़ों के और कुछ न निकला। गोताखोरों के चीफ ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि क़यामत खेज़ धमाके की वजह से समंदर की तह में भी गहरा शुगाफ पड़ चुका है और रेत और कीचड़ थल पथल हो गया है, जिसकी वजह से आबदोज के कितने ही टुकड़े इस कीचड़ में धंसे हुए हैं जिन्हें निकालने में वक्त लगेगा। ये रिपोर्ट मेरे लिए किसी हद तक तस्कीन क़ल्ब का बाइस बनी। मुझे मनसूबाबंदी के लिए वक्त मिल गया था। सबसे बड़ा मसला मेरे सामने रेड बक्स को बरामद होने से पहले ही गायब कर देना था। इस मिशन के लिए मैं खुद समंदर में गोता लगाकर नीचे जाता और रेड बक्स को तलाश करके इसे किसी दूसरी जगह मुंतकिल करता और या किसी गोताखोर को भारी रिश्वत देकर इस काम पर आमादा करता कि मैं खुद समंदर में गोता नहीं लगा सकता था और किसी गोताखोर को रिश्वत के तौर पर देने के लिए मेरे पास रकम न थी। यहाँ जो नई सूरत हाल पैदा हो चुकी थी, इसकी इत्तला मैं अपने बॉस को देकर इससे मशवरा भी नहीं ले सकता था। मेरा वायरलेस ट्रांसमीटर सेट पीछे कन्याकुमारी था। अचानक मुझे ख्याल आया कि यह जदीद नेवल डॉक यार्ड है। यहाँ ज़रूर ऐसा ट्रांसमीटर मुझे मिल सकता है जिस पर मैं अपने बॉस से रब्ता पैदा कर सकता हूँ। मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी मालूम है और रात के 10 बजे के बाद मैं किसी भी वक्त पाकिस्तान अपने बॉस से बात कर सकता था।
अगरचे इसमें शदीद ख़तरा भी था, मगर इसके सिवा मेरे सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं बॉस से बात करने में कामयाब हो जाता हूँ तो मुमकिन है कि इतनी रकम का बंदोबस्त हो जाए कि मैं किसी बाहर वाले गोताखोर की खिदमत हासिल करके समंदर की तह से रेड बक्स को निकलवा कर गायब कर सकूँ। इसी रोज़ दोपहर के खाने पर मिस्टर व्यास के अलावा रूसी मुशीर मिस्टर वमैज़ी भी मौजूद थे। मैंने फ़िक्रमंदी का इजहार करते हुए कहा कि रेड बक्स जितनी जल्दी समंदर से निकाला जाए हमारे लिए बेहतर होगा, दूसरी सूरत में तकरीबकार हमारी गिरफ्त से दूर होते चले जाएंगे। मिस्टर व्यास ने रूसी मुशीर की तरफ देखा। इसने कंधे उचकाते हुए अंग्रेजी में कहा, रिपोर्ट के मुताबिक समंदर में जो शुगाफ पड़ गया है वो कीचड़ से भरा हुआ है। हमें अब रेड बक्स इस कीचड़ में से तलाश करना होगा, जिसको वक्त लगेगा। इस ज़माने में रेडार टेक्नोलॉजी ने अभी इतनी तरक्की नहीं की थी कि सोनार लहरों के ज़रिए कीचड़ की तह में रेड बक्स के सिग्नल नोट करके इसकी निशानदही हो सके। इसे कीचड़ में बड़े बड़े टुकड़ों के ज़रिए ही निकालना था। मिस्टर व्यास और रूसी मुशीर से गुफ्तगू करते हुए मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि रेड बॉक्स तक पहुँचते पहुँचते कम अज़ कम 1 हफ़्ता ज़रूर लग जाएगा। रूस से भारी मशीनों का वहाँ आना मुश्किल था। गोताखोरों को बंदरगाह और बहरी इंजीनियरिंग कोर की मशीनरी से ही काम लेना था। मैंने फैसला कर लिया कि सबसे पहले मुझे पाकिस्तान में अपने बॉस से रब्ता पैदा करके इससे मशवरा करना होगा। पांडिचेरी नेवल डॉक यार्ड का सिग्नल रूम सिक्योरिटी ऑफिसर के पीछे एक कमरे में था, जिसके बाहर दिन रात पहरा लगा रहता था। बहुत जल्द मैं इस नतीजे पर पहुंच गया कि यहाँ से खुफिया सिग्नल नशर करना अपनी मौत को खुद गले लगाने के मुतरादिफ होगा। शहर में कहीं से कोई ट्रांसमीटर दस्तयाब नहीं हो सकता था, क्योंकि ट्रांसमीटर अपने पास रखना जुर्म था। जिस बालकोनी में हम बैठे थे इसकी दहलान के सामने से एक सड़क बंदरगाह को जाती थी। वहाँ से मुझे बहरिया की एक छोटी जीप जाती दिखाई दी। जीप में ड्राइवर के साथ बहरिया का एक ऑफिसर बैठा माइक हाथ में लिए वायरलेस पर हिदायत दे रहा था। एकदम मुझे ख्याल आया कि मैं इस जीप से फ़ायदा उठा सकता हूँ। इस किस्म की जीपें बंदरगाह पर मैंने अक्सर आते जाते देखी थी। इनमें छोटे वायरलेस सेट लगे थे। इस किस्म की एक जीप को मैं किसी बहाने यहाँ से निकाल कर खाड़ी की तरफ ले जा सकता था। मैं जिस ड्यूटी पर लगाया गया था वो मुझे इस बात की इजाज़त देती थी कि मैं जीप को लेकर खाड़ी के इलाके का चक्कर लगा सकूँ। अब सवाल ये पैदा होता था कि रात के 10 बजे से पहले मैं अपने बॉस से बात नहीं कर सकता था, और इतनी रात गए जीप हासिल करने में अगरचे रुकावट पेश नहीं आ सकती थी, मगर शुबा पैदा होने की गुंजाइश ज़रूर थी। लेकिन मैं मेरे मिशन की ज़िंदगी और मौत का मसला था। चाहे कुछ भी हो, मैंने रात को जीप हासिल करने का प्रोग्राम बना लिया। खाने के बाद हम वापस बंदरगाह वाले दफ्तर में आ गए। दिल्ली से टंडन साहब ने मुझसे फ़ोन पर कुछ तफसीलात के बारे में पूछा। मैंने उन्हें इशारती ज़ुबान में बताया कि जिस मकसद को लेकर मिस्टर व्यास यहाँ आए हैं इसमें कामयाबी का इम्कान 99% है और हम तखरीबकारों के पूरे गिरोह को पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। मैंने मिस्टर व्यास को टंडन साहब से अपनी बातचीत से आगाह कर दिया। मिस्टर व्यास तीसरे पहर वापस रेस्ट हाउस चले गए। रूसी मुशीर वमेज़ी पहले ही जा चुका था। ऑफिस में मैं और मद्रासी जेटी ऑफिसर अकेले रह गए थे। मुझे रात को जीप लेकर जाना था, चुनाचा मैंने इसके लिए ज़मीन हमवार करनी शुरू कर दी और मद्रासी जेटी ऑफिसर से कहा कि मुझे शुबा है कि खाड़ी के पार अभी तक कुछ सिनहाली तखरीबकार छुपे हुए हैं। वो ताज्जुब से बोला, ये कैसे हो सकता है कैप्टन, ये इलाका तो हमने बिल्कुल साफ़ कर दिया है और वहाँ हमारे जवान ड्यूटी दे रहे हैं। मैंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, फिर भी मुझे शुबा है। हम इंटेलिजेंस के महकमे के आदमी हैं, हमारी इतलात बड़ी दूर तक फैली होती हैं। बहरहाल तुम चौकस रहना। मेरा ख्याल है कि हमें इस तरफ गश्त बढ़ा देनी चाहिए। कुछ देर बातें करने के बाद मैं वापस अपने होटल में आ गया। मेरा रिवॉल्वर और यकीनन कॉरिडोर वाले पाम के गमले के नीचे पड़ा था। इसे चेक करने का मौका नहीं था, मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। खाना खाने के बाद मैं 9:30 बजने का इंतज़ार करने लगा। ठीक 9:30 बजे मैंने चीफ ऑफिसर को इसके घर फ़ोन किया कि मैं खाड़ी की तरफ गश्त पर जाना चाहता हूँ। मुझे शक है कि वहाँ कुछ तखरीबकार इस वक्त भी मौजूद हैं। तुम जेटी पर ट्रांसपोर्ट ऑफिसर से कह दो कि मेरे लिए एक जीप तैयार कर दे। मद्रासी जेटी ऑफिसर ने मुझे हिदायत की कि रात का वक्त है, मुझे एहतियात से काम लेना चाहिए। मैंने फ़ोन बंद करके तेज़ी से नीचे आकर टैक्सी पकड़ी और सीधा बंदरगाह पर आ गए। ट्रांसपोर्ट ऑफिसर रात की ड्यूटी पर था। वो शक्ल से मेरा शनासा था, मुझे वहाँ आते जाते और अफसरों से बातचीत करते देख चुका था। इसने एक जीप मेरे हवाले कर दी। ये देखकर मैं ठटका कि इस जीप में वायरलेस सेट नहीं लगा था। मैंने कहा, मुझे वायरलेस सेट वाली जीप चाहिए क्योंकि मैं पेट्रोलिंग ड्यूटी पर जा रहा हूँ, हो सकता है यहाँ कोई हंगामी सिग्नल देना पड़ जाए। इसने फ़ौरन वायरलेस वाली जीप मुहैया कर दी। मैं इसमें बैठा और स्टार्ट करके बंदरगाह से निकलकर खाड़ी की तरफ रवाना हो गया। रात का अंधेरा भी था और बंदरगाह के जहाज़ों और इमारतों में रोशनियां भी हो रही थी। निस्बतन एक वीरान जगह पर आकर मैंने टीले के नशीब में जीप रोकी। यहाँ अंधेरा था। मैंने वायरलेस सेट को ऑन किया और अपनी ख़ास फ्रीक्वेंसी मिलाने की कोशिश शुरू कर दी। बहरिया का ये वायरलेस सेट काफ़ी ताकतवर था। इस वक्त रात के 10:10 हो रहे थे। मैंने जीप की बत्तियाँ बुझा रखी थी। एक बार फिर मैंने गर्दन घुमाकर चारों तरफ देखा। वहाँ मेरे सिवा और कोई इंसान नहीं था। मुझे सेट पर अपने बॉस की तीखी आवाज़ सुनाई दी। वो अपना ख़ास कोडवर्ड बार बार दोहरा रहा था।
मैंने जल्दी से कोड वर्ड बोलकर अपनी शनाख्त करवाई और मलबूज अल्फाज में बॉस को रेड बॉक्स के बारे में बताया। बॉस ने कहा, हम इस पोजीशन में नहीं है कि इतनी दूर तुम्हारी मदद कर सकें, तुम्हें हालात के मुताबिक खुद ही इस मसले से निपटना होगा, लेकिन रेड बॉक्स हर हालत में गायब करो, ये बहुत ज़रूरी है। बॉस को मुझे ये तलकीन करने की ज़रूरत नहीं थी, ये मेरी भी ज़िंदगी मौत का मामला था। बॉस ने कहा, तुम बड़ी नाजुक पोजीशन में हो, मुझे सिग्नल देते वक्त होशियार रहो, कोशिश करो कि मुझसे कम से कम बात करो। और सिग्नल का राब्ता ख़त्म कर दिया गया। मैंने बटन ऑफ करके रिसीवर सेट के साथ लटका दिया। एक ठंडा सांस भरा और जीप से सिगरेट निकालकर सुलगाने ही लगा था कि ख्याल आया, यहाँ माचिस की रोशनी करना ख़तरनाक साबित हो सकती है। मैंने सिगरेट पैकेट वाली डब्बी में डालकर वापस जेब में रखी। मुझे ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई आदमी झाड़ियों में भागा हो। मैं उछलकर जीप से बाहर निकला और जिधर से आवाज़ आई थी इधर को दौड़ा। खाड़ी के पानियों में एक जहाज़ की रोशनी सावल के दरख्तों पर पड़ रही थी। मैंने एक इंसानी साये को नशीब में सावल की तरफ भागते हुए देखा। अब वो मुझसे बचकर नहीं जा सकता था। यकीनन उसने मुझे ट्रांसमीटर पर बातें करते देख लिया था। ख्वाह मैं मरमूज जुबान में ही बातें कर रहा था, फिर भी अगर वो कोई बहरिया का आदमी तो मैं मुश्किल में फंस सकता था। बहुत जल्द मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो मुझसे तेज़ नहीं भाग सकता। चंद एक छलांगों में मैं इसके सर पर था। मैंने अपने आप को इसके ऊपर गिरा दिया और इसकी गर्दन को अपने बाजू के शिकंजे में ले लिया। मैं इसे झटका देकर हलाक करने ही वाला था कि मुझे महसूस हुआ इसकी गर्दन एक तरफ को अपने आप ढलकती जा रही है। पहले तो मैं समझा कि ये कमज़ोर सा आदमी हो सकता है, गर्दन में मेरे बाजू के पड़ते ही इसका हार्ट फेल हो गया हो, मगर जब मैंने इसे गौर से देखा तो इसके होंठों से सफ़ेद झाग निकलना शुरू हो गया था। मैंने बाजू इसकी गर्दन से निकाल लिया। इसकी गर्दन ढलक गई, वो मर चुका था। ये यकीनन सिनहाली तकरीबकार था जिसने ये देख कर कि अब वो बच नहीं सकता था, कोई जहरीला कैप्सूल खा लिया था। इसका जिस्म दुबला पतला और घुंघलेले स्याह बाल सिनहाली लोगों की तरह थे। मैंने इसे उठाकर कांधे पर रखा और अपनी जीप में डाल दिया। फिर इसकी वर्दी की तलाशी ली। इसकी जेब से सिवाय एक माचिस और बेड़ियों के आधे इस्तेमाल शुदा बंडल के और कुछ बरामद न हो सका। मैं इस तकरीबकार की लाश को बंदरगाह वाले ऑफिस में ले आया और मद्रासी जेटी ऑफिसर को फ़ोन करके वहाँ बुला लिया। इसने लाश देखी तो फ़ौरन बोला, ये सिनहाली है। मैंने एक सिनहाली तकरीबकार को पकड़ा था। मेरी कारकर्दगी की मिस्टर व्यास ने भी अगले रोज़ तारीफ़ की। अफसोस सिर्फ ये था कि तकरीबकार जहर खाकर खुदकुशी करने में कामयाब हो गया था। इस वारदात ने वहाँ मेरे एतमाद में इजाफा कर दिया। अब मैं जिस वक्त चाहे जीप लेकर राउंड पर निकल सकता था, लेकिन अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि बॉस ने मुझे किसी भी किस्म की मदद पहुँचाने से माजूरी का इजहार कर दिया था और मुझे इस ट्रांसमीटर पर फौरी राब्ता पैदा करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।